हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी नोट्स विद सपना में आपका स्वागत है। कल हमने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश के बारे में पढ़ा। गुलाम वंश के प्रमुख शासक जैसे इल्तुतमिश, रजिया और गयासुद्दीन बलबन के बारे में देखा। आज हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ते हैं। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। गुलाम वंश के कैकुबाद, जो कि इल्तुतमिश के पौत्र के बाद शासन करता था, कैकुबाद, उसको अपदस्थ करके जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में सत्ता पर अधिकार कर लिया और खिलजी वंश की स्थापना की। इसके प्रमुख शासक जलालुद्दीन खिलजी, जो कि संस्थापक था, उसका भतीजा उसके बाद शासक बना अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन उमर, मलिक कफूर इसका संरक्षक था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और खुसरो शाह। प्रश्न आता है मेंस में, खिलजी वंश से 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक एवं बाजार नियंत्रण नीति का मूल्यांकन, और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन। खिलजी वंश से केवल यह 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। अलाउद्दीन खिलजी इसका प्रमुख शासक रहा। अतः हम इन दोनों प्रश्नों के आंसर लिखना सीखते हैं। प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति का मूल्यांकन कीजिए। दक्षिण नीति के अंतर्गत सबसे पहले हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देंगे। जलालुद्दीन खिलजी, जो कि इसका चाचा था, की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता की रूढ़ संभाली। 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन रहा। अन्य नाम गुरशस्प था। और हम भारत का मैप बनाएंगे। भारत के मैप में क्वेश्चन है दक्षिण नीति का, लेकिन हम पहले, अगर क्वेश्चन आता है कि इसके विजय अभियानों का वर्णन कीजिए, पहले हम उत्तरी भारत के विजय अभियान, फिर हम दक्षिण भारत के विजय अभियान देखेंगे। उत्तरी भारत में विजय अभियान में उत्तर भारत में गुजरात का, चित्तौड़ का, रणथंबोर का, मालवा मांडू, ये सभी अभियान प्रमुख हैं। यहाँ से मंगोलों का आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय। देखते हैं उत्तरी भारत में गुजरात, रणथंबोर में राजा हम्मीर का शासन था। मेवाड़ था, मेवाड़ यहाँ पर, मेवाड़। मालवा में मालवा मांडू, मालवा में थे महलक देव का शासन। सेवाना में शीतल देव का, जालौर में कान्हर देव का, और चित्तौड़ में राणा रत्न सिंह का। उत्तरी भारत के अभियान में यहाँ पर विजय प्राप्त की। मैप बना देंगे, शासकों का नाम और राज्यों के स्थानों के नाम हमें याद रखना होगा। इस तरह से उत्तरी भारत अभियान पर हम आंसर लिख पाएंगे। और क्वेश्चन आता है दक्षिण नीति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन। दक्षिणी भारत के अंतर्गत हम देवगिरी का अभियान, वारंगल का अभियान, यहाँ काकतीय वंश था, द्वार समुद्र, यहाँ होयसल वंश था, द्वार समुद्र का अभियान, और पांड्य देश, यहाँ मदुरई, ये अभियानों को लिखेंगे। 4 अभियान है, हमें याद रखना होगा। मैप में पूरा बनाएंगे। दक्षिण भारत का अभियान हम दिखाएंगे। देवगिरी में राजा रामचंद्र था, यहाँ पर अस्थायी विजय प्राप्त की। वारंगल काकतीय वंश का था, साम्राज्य था, यहाँ प्रताप रुद्र देव थे, इन्होंने संधि की अलाउद्दीन खिलजी से। द्वार समुद्र में होयसल वंश का शासन था, बीरबल यहाँ के प्रमुख थे, इन्हें वार्षिक कर देना पड़ा और धन देकर संधि की गई। और पांड्य में मलिक काफूर ने यहाँ पर भारी लूट मचाई और धन की प्राप्ति की। इस प्रकार हम शॉर्ट में दक्षिण भारत के अभियान को लिखेंगे और उत्तरी भारत की, क्योंकि हमें हर विषय में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। यदि हम इतना भी लिख कर आते हैं, परीक्षा में हमें निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर आता है आलोचनात्मक परीक्षण है। तो इसके सबसे पहले उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य था धन की प्राप्ति और साम्राज्य का विस्तार। परिणाम क्या हुए इससे? शोषण हुआ, आर्थिक रूप से शोषण हुआ राज्यों का, और अधीनता स्वीकार की अन्य शासकों ने। मलिक कफूर की
सैन्य शक्ति, अलाउद्दीन का संरक्षक था, मलिक कफूर प्रमुख सेनानायक था, कि सैन्य शक्ति और कुशल नेतृत्व से विजय प्राप्त हुई और दक्षिण के राज्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण हुआ, इससे कर वसूली में वृद्धि हुई। यह हमारे परिणाम आर्थिक आर्थिक शोषण, अधीनता, मलिक कफूर की सैन्य शक्ति और कुशल नेतृत्व में विजय प्राप्त की और दक्षिण के राज्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण किया, जिससे कर वसूली में वृद्धि हुई। इसकी आलोचना आलोचना में हम देखते हैं, हालांकि अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों को पराजित किया, लेकिन मलिक काफूर के बाद साम्राज्य को दक्षिण में स्थायी रूप से एकीकृत करने में कुछ समस्याएं आईं, जिससे यह नीति केवल लूट और वार्षिक कर संग्रह तक सीमित रह गए, न कि स्थायी साम्राज्य विस्तार तक। जैसा कि हमने देखा था, अस्थायी विजय हुई, संधि हुई, तो इसमें केवल वार्षिक कर संग्रह हुए और लूटपाट ही इसका प्रमुख लक्ष्य रह गया और वही उद्देश्य भी प्राप्त किया। इसमें स्थायी साम्राज्य विस्तार नहीं मिला है। इस तरह से यह आलोचना हम लिख देते हैं। यदि आता है 200 वर्ड्स या 7 मार्क्स में, तो उत्तरी भारत का आता है तब हम उत्तरी भारत के बारे में लिखेंगे। यदि दक्षिण भारत का आता है तो दक्षिणी भारत का। यदि विजय अभियान आता है तो हम दोनों अभियानों को लिखेंगे, मैप बनाएंगे, आलोचना लिखेंगे। केवल लूट संग्रह ही तक सीमित रही, स्थायी साम्राज्य विस्तार नहीं रहा। और ये जो मैप है, यदि खिलजी वंश के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो हम खिलजी वंश में पूरा मैप बनाएंगे। यहाँ पर कड़ा जलालुद्दीन खिलजी का शासन था, अवध, मानिकपुर, यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की थी, ये पूरा दिखाएंगे। यदि केवल अलाउद्दीन खिलजी का आता है तो हमें उत्तर भारत के विजय और दक्षिण भारत के विजय के बारे में बताएंगे। मुझे उम्मीद है आपको आंसर लिखने के तरीके अच्छे से आए होंगे। पहले परिचय रहेगा, फिर स्रोत रहेगा। स्रोत में 2 किताबें प्रमुख हैं। बरनी की तारीख फिरोज शाही थी, अमीर खुसरो की फजाइनुल फतूह थी। इन किताबों का हम वर्णन करेंगे और फिर उसके बाद उसकी मेन बॉडी आंसर में जो पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार। अभी तक की दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार किया गया तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत क्या क्या हुआ। सैनिकों को नगद वेतन दिया गया, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से मंगोल आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। सेना के लिए एक विशाल सेना रखना अनिवार्य था, अतः सैनिकों को नगद वेतन दिया गया। सेकंड पॉइंट है आरएजी ममालिक विभाग का गठन। सेना की नियुक्ति के लिए एक विभाग का गठन हुआ, जिसे कहा गया आरएजी ममालिक विभाग। मुरतब व्यवस्था की गई, इसमें सैनिकों की नियुक्ति की गई। इस तरह से सैनिकों की नियुक्ति, उनके लिए योग्यता मानदंड निर्धारित किए गए मुरतब व्यवस्था के अंतर्गत। और राजकीय कारखाने में उच्च कोटि की उद्रास्थ बनाने की व्यवस्था की गई। यह हमारे प्रशासनिक सुधार थे। मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्व व्यवस्था क्या थी? मुस्तक राज, भूमि कर वसूली कार्य हेतु मुस्तक राज की नियुक्ति की गई। पैमाइश भू राजस्व निर्धारण का आधार था। पैमाइश मसाहत भी कहते हैं जिसे, इससे भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। एक पैमाइश थी। बिस्वा एक इकाई थी, जैसे बीघा चलता है वैसा ही बिस्वा चलता था। एक मानक इकाई थी भू राजस्व निर्धारण की। इसके पास कितनी बिस्वा जमीन है, यह जजिया जकात खम्स लिया जाता था। घरी और चरी 2 कर चलते थे, घरी और चराई भी लिया जाता था। घरी आवास के कर थे। भू राजस्व जिसे खराज कहा जाता था, उपज का 50% लिया जाता था। यह राजस्व व्यवस्था थी। उपज का 50% भू राजस्व, घरी और चरी कर भी, जजिया जकात जो कि पूर्व से ही चले आ रहे हैं, इल्तुतमिश के समय भी चलते थे, इनको लिया जाता था। बिस्वा भू राजस्व निर्धारण की व्यवस्था थी। पैमाइश भू राजस्व निर्धारण का आधार था कि कितनी भूमि का नाप किस पैमाने, जिसे मसाहत कहते थे, भू राजस्व निर्धारण का आधार था। मुस्तक राज जो थे भूमि वसूली के कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति को मुस्तक राज कहा जाता था। नेक्स्ट प्रशासनिक सुधार के बाद हम देखते हैं, प्रश्न आता है, यदि
अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक एवं बाजार नियंत्रण नीति का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न है, हम देखते हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन का परिचय देंगे। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ही नहीं बल्कि मध्यकालीन भारतीय शासकों में एक योग्य, प्रतिभा संपन्न और दूरदर्शी शासक था। यह स्रोत, सबसे पहले सेकंड नंबर पर हम स्रोत लिखेंगे। बदनी की तारीखी फिरोजशाही में, अमीर खुसरी की खजाइनुल खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो की हमें जानकारी मिलती है। अब देखते हैं आर्थिक एवं बाजार नियंत्रण नीति क्या थी। नगद वेतन, मैंने आपको बताया, मंगोलों के आक्रमण थे। साम्राज्यवादी नीति थी। साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा था। विशाल सेना रखना अनिवार्य था, तो सैनिकों को नगद वेतन दिए गए। सैनिक अपने बाजार से अपने दैनिक आवश्यकताएं की वस्तुएं उचित मूल्य पर खरीद सके, अतः मूल्य निर्धारण की प्रणाली की गई। इसके लिए दीवानी रियासत का गठन किया गया। यह बाजार नियंत्रण व्यवस्था को कार्यान्वित करने हेतु एक विभाग था, जिसे दीवानी रियासत कहा गया। इसका प्रधान जो था उसको सदरी रियासत कहा गया। दीवानी रियासत के प्रधान को सदरी रियासत कहा गया। इसमें एक निरीक्षक की नियुक्ति होती थी, इसे सहना कहा गया। निरीक्षक के लिए गुप्तचर निरीक्षक पर नजर रखने, नगद बाजार पर निगरानी करने के लिए गुप्तचरों का गठन किया गया, जिसे बरीद एवं मुनिया कहा गया। बरीद बाजार पर नजर रखता था और इनकी निगरानी करता था, सहना की, जो कि निरीक्षक था, और मुनिया था, गुप्त सूचनाएं प्राप्त करता था। इस प्रकार यह मूल्य निर्धारण व्यवस्था के अंतर्गत यह प्रशासनिक इकाइयां थी और उसके कर्मचारी। बाजार में मंडी की व्यवस्था की गई। अनाज का व्यापार होता था। हर वस्तु का एक निश्चित मूल्य निर्धारण किया गया, जो टंका और जीतल के आधार पर था। मुद्राएं थी टंका और जीतल। घोड़ों, दासों और मवेशियों का बाजार, हालांकि घोड़ों का, दासों का, मवेशियों का बाजार होता था। व्यापारी और पूंजीपतियों का बहिष्कार हुआ गया और बिचौलियों पर कड़ी नजर रखी गई। सराय अदल सराय अदल में वस्त्र और अन्य वस्तुओं का बाजार था। अलाउद्दीन ने मुल्तानी व्यापारी, जो मुल्तान देश था, वहां के व्यापारियों को ऋण प्रदान किया, ताकि व्यापारियों से उपलब्ध मूल्य पर कपड़े खरीदें और उसे बाजार लाकर निर्धारित मूल्य पर बेचें। सराय अदल का गठन, मंडी नामक बाजार, घोड़ों का बाजार, सराय अदल, इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण था। अब इस नीति का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो सबसे पहले इसके सकारात्मक प्रभाव क्या थे। राजकीय आय में वृद्धि हुई, एक निश्चित मूल्य पर कर मिलने लगा, मूल्य में स्थिरता आई, मिलावटी कालाबाजारी में कमी आई, क्योंकि गुप्तचरों की व्यवस्था थी। नकारात्मक प्रभाव क्या थे। व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, कृषकों की स्थिति दयनीय हो गई। 50% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, अतः कृषकों की स्थिति दयनीय हो गई। व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, मध्यस्थों की निगरानी रहने लगी। घोड़ों, दासों, मवेशियों के बाजार में इनका बहिष्कार किया गया था, इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। फिर भी हमें मूल्यांकन करना है। हम लिखेंगे, इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जीवन काल में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था कर अपना लक्ष्य पाने में सफल रहा। उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद भी हम कह सकते हैं यह नीति काफी मौलिक थी। मध्यकाल में बाजार नियंत्रण एक अभिनव प्रयोग था। इस प्रकार से हम अपना उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले परिचय के बाद हम लिखेंगे स्रोत, कहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। फिर हम नगद वेतन, फिर उसके बाद आर्थिक नियंत्रण क्या था। नगद वेतन था, मूल्य निर्धारण था, बाजार के अंतर्गत मंडी का बाजार, घोड़ों का बाजार, सराय दल, फिर इसके सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, फिर हम अपना व्यू देंगे क्या एक मौलिक व्यवस्था थी, एक अभिनव प्रयोग था मध्यकाल का। इस प्रकार से हमारा उत्तर पूरा होता है। आज हमने 2 आंसर्स लिखना देखे। पहला था दक्षिण नीति का आलोचनात्मक परीक्षण, फिर दूसरा देखा हमने आर्थिक और बाजार नियंत्रण नीति का मूल्यांकन। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।